चलिए अब हम लोग लाइव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसमें नहीं मिला होगा आप लोग को। गुड मॉर्निंग क्लास, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। इसमें आप लोग को अभी पीडीएफ टाइप मतलब प्रिंट बने उतना पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखते हैं। इससे पहले क्लास में सब लोग बड़ो बाबू लाइव वाले जितने लोग हैं आप लोग को अभी पीडीएफ नहीं मिला है, ठीक है। इससे पहले 2 क्लास में आपको पीडीएफ मिल गया होगा। हिस्ट्री में पीडीएफ आगे का प्रोवाइड करा दिए हैं और साथ में बायोलॉजी का भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ज्योग्राफी। आपको पता है बाबू, ज्योग्राफी में हम टोपोग्राफी पढ़ा रहे थे। टोपोग्राफी हम अप्रॉक्स कंप्लीट कर दिए थे। टोपोग्राफी जो था, टोपोग्राफी कंप्लीट कर दिए थे। और इस टोपोग्राफी में हम आपको क्या क्या बता दिए थे, याद कीजिए। नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति बता दिए थे। भूमिगत जल द्वारा भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति बता दिए थे। भूमिगत जल द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। इसके अलावा हम आपको बता दिए थे पवन द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है। पवन द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है। समुद्र में कौन सी भूमिगत जल। समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति बता दिए थे। समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति बता दिए थे। समुद्र द्वारा स्थलाकृति के बाद और क्या बताते, हिमनद द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण बता दिए थे। ये सारी स्थलाकृति हम आपको पहले ही बढ़ा दिए, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसको दिक्कत हो अपने से सॉल्व करो, समझ में आ गया। जब तक अपने से दिक्कत सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखा जाए। अब देखिए ये पृथ्वी पे ना 2 तरह का आप देखिएगा घटनाएं हो रही हैं। एक दूसरा पृथ्वी के नीचे से बल लग रहा है, अंदर से। जैसे देखिएगा 2 तरह का दर्द उपटता है। एगो बाहर को मार दिया दुखा रहा है, एगो अंदर से पेट दुखा रहा है। तो 2 तरफ का दर्द होता है, समझ में आ गया कि नहीं। किसी का सर दर्द कर रहा है 2 तरह से, माथा लड़ा लिया है, कहीं तो बाहरवा से दुखा रहा है। और कभी कभी हेडेक हो जाता है तो कहता नहीं कपार बथ रहा है मेरा। बथने का मतलब समझता है, पता नहीं क्या। देहात में तो हम लोग देहाती भाषा ज्यादा बोल देते हैं। और कोनो को देहाती भाषा खराब लग जाता है, कहता है कि ऐसे बोलना चाहिए। अरे यार भाषा देहाती है, गलत थोड़े है। बथना मतलब होता है तब दुखना। तो देखिए ध्यान से, तो दर्द भी 2 टाइप का होता है। एक अंदर से दर्द होता है, जैसे आप किसी का दिल दर्द करता होगा, हार्ट अटैक आने वाला होगा उसको। जैसे पेट किसी का दर्द कर रहा है, तो वो अंतर्जाती बल है। अंतर्जात बल कौन सा जल, अंतर्जात बल। कौन सा जल, अंतर्जात बल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अंतर्जात बल वह बल कहलाता है जो अंदर से दर्द करता है। और बहिर्जात बल कौन सा बल कहलाता है, जो बाहर से काम करता है। जैसे हम यहाँ से मार दिए, ऐसे मारे हम यहाँ पर, तो अगर हम बाहर से मारे तो हमको चोट लगेगा। तो पृथ्वी पर भी 2 तरह का बल काम करता है। एक अंतर्जात बल होता है, एक बहिर्जात होता है। एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स काम करते हैं। तो बहिर्जात बल वह बल है जो पृथ्वी के बाहर लगता है, जिसमें अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण होता है और स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बताइए इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण में क्या पृथ्वी के अंदर से कोई भूमिका निभाई थी। क्षिप्रिका बनने में पृथ्वी के ऊपर का योगदान, एस आकार की घाटी बनने में पृथ्वी के ऊपर अपर्दन, निक्षेपण वगैरह। तो ये सब बहिर्जात बल थे। बहिर्जात बल में कौन कौन आएगा, अपक्षय आएगा, टूट जाना, अपक्षय। अपर्दन आएगा, अपर्दन। और निक्षेपण आएगा, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण आएगा। यही सारी चीजें आती हैं बहिर्जात बल में। तो अंतर्जात बल, बहिर्जात बल समझिए। जितने भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है पृथ्वी के ऊपर, वो सब किससे होता है, बहिर्जात बल से। अब आप बताइए, समुद्री लहरों द्वारा जो ले आके मेहराब काट दिया जाता है। भूमिगत जल जो अंदर घुसती है अंधी घाटी में, कंदरा में, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, कंदरा स्तंभ। ऊपर में देखिएगा घोल रंध्र, युवाला, पोल्जे, टेरारोसा, ये सब क्या है, बहिर्जात बल है। हवाओं द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में आप देखेंगे छत्रप शिला, देखेंगे कौन सी, गधा सब तो पढ़े किए हैं हम, इसमें देखेंगे कौन सी। तो पृथ्वी के बाहर जितनी स्थलाकृति हैं, जिन्हें हम किस में पढ़ते हैं, टोपोग्राफी में। या टोपोग्राफी में बनने वाली जितनी स्थलाकृतियां हैं, ये किसके कारण बनती हैं, बहिर्जात बल के वजह से बनती है। अंतर्जात बल क्या होती है, आराम से सुनता है सब, ओहो हमको भी समझ में आना चाहिए।
अंतर्जात बल। अंतर्जात बल क्या होता है? ये पृथ्वी के अंदर से लगता है। अंतर्जात बल पृथ्वी के कहां से लगता है? अंदर से। जब पृथ्वी के अंदर से ये बल लगता है, पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा से अंदर से ये जब बल लगता है तो उसे हम कहते हैं अंतर्जात बल। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, अब सोच ज्वालामुखी से क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट करेगा, उसका पूरा मैग्मा वहीं होगा, एक छोटा सा पहाड़ का निर्माण कर देगा। ज्वालामुखी भी है। भूकंप, कहीं तूर तार के रख देगा, भूकंप, सुनामी, ये सब क्या है? सब अंतर्जात बल है। हिमालय पर्वत का निर्माण होना, अंतर्जात बल। कहीं धंसाव हो जाना, बहिर्जात बल। महासागरों का निर्माण, अंतर्जात बल। मतलब जितने बड़े भयानक आंतरिक क्रियाकलाप से निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। तो दो तरह के बल आप देखें। अब बताइए तो, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के दो चट्टानों के बीच, पृथ्वी के दो प्लेटों के बीच आने वाला जो दरार होता है वो किसकी वजह से होगा? दरार, जिसे भ्रंश कहते हैं, वो दरार होता है आपका अंतर्जात बल की वजह से। कौन सा बल? अंतर्जात की वजह से। आवाज धीमा कैसे जाएगा जी? ठीक है, आवाज सही है। आवाज ये मेरा वैसे है तो तुमको कौन चीज लग रहा है? मोहम्मद रफी की तरह आवाज है मेरा आवाज देखते हो अजीब डिजाइन से है, घनघनाहट है, कर आवाज सही नहीं है। ये जैसा रहेगा वैसे ही ना बताएंगे। अंतर्जात और बहिर्जात बल में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। पावरफुल, सब अपने अपने जगह पे पावरफुल रहते हैं सब। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल समझ में आ गया। नदियों द्वारा स्थलाकृति, भूमिगत जल, पवन, समुद्र और हिमनद द्वारा स्थलाकृति का निर्माण हो गया। हम आपको दो खंड आपको कंप्लीट करा दिए ज्योग्राफी में। पहला आपको एस्ट्रोनॉमी हम आपको कंप्लीट करा दिए। दूसरा हम आपको कंप्लीट करा दिए टोपोग्राफी। ये दो हम आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। इसके टेस्ट भी ले लिए, इसका टेस्ट लेना बाकी है, इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अब हम तीसरा पे जाते हैं, जियोलॉजी पे। जियोलॉजी जब हो जाएगा तब हम आएंगे चौथा जियोग्राफी पर। तब किस पे आएंगे? ज्योग्राफी पर, ठीक है। और इस ज्योग्राफी में हम चलेंगे किस में? वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पे चलेंगे, और भी कई चीजें हैं, आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी होता है वगैरह वगैरह। तो देखिए हम ये दो कंप्लीट करा दिए, ऊपर वाला ये दो। अब हमको चलना है जियोलॉजी में। किसके बारे में पढ़ना है? जियोलॉजी में। तो जियोलॉजी क्या होता है? पृथ्वी एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों का अध्ययन है। ये इसको हम लोग जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड। पृथ्वी क्या है? एक जियोड है। पृथ्वी क्या है? जियोड है। और पृथ्वी का अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी बाहर का अध्ययन है, और अंदर अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। तो जियोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? भूगर्भ विज्ञान। तो हमें पढ़ना है जियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब यहां से जियोलॉजी में। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जियोलॉजी तो अंग्रेजी हो गया। भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के अंदर यानी गर्भ में, पेट में जो चीजें हैं उसके बारे में अध्ययन करना भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। ये भूगर्भ विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर का अध्ययन क्या कहलाएगा? भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और एक होता है जूलॉजी। बबुआ ये ध्यान रखना, ये अभी इससे जस्ट पहले वाले बैच में था। उसमें पेड़, ये कोशिका, दिल, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, ये सब पढ़ना है, आदमी जानवर के बारे में। ये जियोलॉजी है। जियोलॉजी, इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है ये डायरेक्टली हमें नहीं पता चलता है। जैसे अल्ट्रासाउंड में हम लोग कैसे चेक कर लेते हैं? अल्ट्रासाउंड में डायरेक्टली कोई पेट के अंदर नहीं जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मदद से कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पथरी है, यहाँ गैस हो रहा है, या ये है, पेट में लड़का है कि लड़की है? अल्ट्रासाउंड की मदद से। उसी तरह पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें गई हैं वो तरंगों के माध्यम, अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव डाला जाता है, तो उसी तरह से अंदर साउंड वेव, रेडियो वेव, अलग अलग किरणें डाल के पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन के बारे में कहा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन जब करते हैं तो पृथ्वी की कुल 3 परतें देखने को मिलती हैं। पृथ्वी की कितनी परतें देखने को मिलती हैं? 3 परत देखने को मिलती है। ध्यान से पढ़िएगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके पृथ्वी के परतों से। एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान थे, नाम क्या था उनका? एडवर्ड स्वेस ने सबसे पहले अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पृथ्वी पे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर में
कमी के बदले कम टेम्परेचर में वृद्धि हो जा रहा है। एक 32 मीटर गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पे कितने टेम्परेचर में वृद्धि होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस। कितने? 1 डिग्री सेल्सियस। हालांकि पृथ्वी का बाहरी सतह 15 डिग्री सेल्सियस का रहता है। पृथ्वी का बाहरी सतह 15 डिग्री सेल्सियस। 2013 एनडीए का क्वेश्चन है, पृथ्वी का सतह का औसत टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जितना 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जैसे 15 डिग्री अगर जमीन पे है तो 32 मीटर गहराई पे जाएंगे तो 15 डिग्री से होकर 16 डिग्री हो जाएगा। इस तरह और अगला 32 जाएंगे तो 17 डिग्री हो जाएगी। इस तरह पृथ्वी के केंद्र में चले जाएंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बहुत ज्यादा पृथ्वी का केंद्रीय भाग गर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, सबसे ऊपरी भाग और फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला भाग। एडवर्ड स्वेस ने इसे बांटने के आधार पर कोई साइंटिफिक तरीका नहीं लिया। उसने न क्या किया कि जहां जिस पदार्थ की अधिकता थी उसे डाल दिया। यहां सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता थी तो सियाल नाम रख दिया, सियाल। यहां सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी तो इसका नाम रख दिया सीमा। तो ये हो गया सियाल और ये हो गया सीमा। ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। और यहाँ लोहा और निकल की अधिकता थी तो नीफे नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया नीखे। निकल और लोहा, निकल और लोहा, उसी का शॉर्टकट ट्रिक हो गया। तो सियाल, सीमा और नीखे, ये किसने नाम दिया था? एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस ने यहाँ एक और दो गलत सिद्धांत भी दे दिया था। एडवर्ड स्वेस ने यहाँ एक आध सिद्धांत उसने गलत दे दिया था। कौन सा सिद्धांत गलत दिया था? उसने कहा था कि ये एसिडिक होता है और ये जो होता है ये क्षारीय होता है, यानी बेस होता है। एसिडिक होता है, दूसरा होता है ये क्या होता है? क्षारीय होता है, बेस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्षारीय होता है या बेस होता है। अब ध्यान से समझिए, यहां तक तो उसने गलत दिया। एडवर्ड स्वेस ने एक बात बहुत अच्छा बताया कि उसने पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया। घनत्व तो एडवर्ड स्वेस ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एडवर्ड स्वेस के इस सीमा, सियाल, नीफे के सिद्धांत को काट दिया गया। एडवर्ड स्वेस के इस सीमा, सियाल और नीफे के सिद्धांत को काट दिया गया। आखिर ऐसा काहे काट दिया गया बताइए? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत सियाल, क्यों? क्योंकि उसमें पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के कारण उसका नाम हो गया सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम के कारण सियाल। बीच वाला भाग सीमा, बीच वाला भाग क्या कहलाया? सीमा। और सबसे नीचे वाला क्या कहलाया? नीफ है। सीमा के नीचे नीफ है। इसको इन्होंने कहा कि ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 ग्राम होता है। बाद में जब वैज्ञानिकों ने पूछा कि भैया इस रेखा का नाम क्या होगा, तो उन्होंने कहा लमसम में कुछ भी मान लीजिए। तो इन्होंने रेखा का स्पष्ट नाम नहीं दिया, जिस कारण इनके सिद्धांत को नकार दिया गया और इसके जगह पे आ गया ये आपका आधुनिक सिद्धांत। अब आप एक चीज सोचते होंगे कि हम पढ़ा रहे हैं पृथ्वी और दिखा रहे हैं आपको पिज्जा। ऐसे तो पिज्जा ना होता है। तो अब ध्यान से समझिए, पिज्जा नहीं दिखा रहे हैं बाबू। जब आप तरबूजा खाने जाते हैं तो तरबूजा लाल है या नहीं है, ये पूरा तरबूजा नहीं खोलते होंगे। तरबूजा वाला क्या करता होगा? यहां से काटता होगा ये सेक्शन ऐसे और ये ऐसे तिरछा काट देता होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जब इसको आप बाहर निकालते हैं, इसको बाहर, तो ये इस शेप में दिखाई देता है। तो एक्चुअली ये वही शेप है जो पृथ्वी का पूरी भागों को अंदर तक देख लेता है, इसलिए इसका नाम ऐसा हो गया। ध्यान से देखिए, तो ये है पृथ्वी का एक सैंपल मॉडल। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया? मॉडर्न थ्योरी जब दिया तो मॉडर्न थ्योरी कई वैज्ञानिकों ने दिया, जबकि पहले की जो थ्योरी थी वो केवल एडवर्ड स्वेस ने दिया था। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 माना था, वो आज भी सही है, लेकिन सीमा, सियाल, नीफे उतना सही नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे बाहरी परत को उसने कहा, आधुनिक विचारधारा के हिसाब से कहा गया क्रस्ट। सबसे बाहरी को क्या कहा गया? क्रस्ट। बीच वाले को कहा गया मेंटल। बीच वाले को क्या कहा गया? मेंटल। बीच वाले को मेंटल और नीचे वाले को कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 भाग हो गया। ध्यान दीजिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये पहला वाला क्रस्ट है, भूपरपटी। ये मेंटल, भूप्रवाल, मेंटल, भूप्रवाल। और ये है कोर। क्या ये? कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये भाग दिया गया। और इस रेखाओं को अलग करने वाली का नाम अलग अलग दिया गया। इसका क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहो रेखा। मोहो रेखा, मोहो असंबद्धता रेखा। मोहो असंबद्धता रेखा को अंग्रेजी में बोलेंगे तो बहुत भयानक दिखने को लगेगा।
कहेगा वाह कितना तेज है। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, ऐसे दिखने में लग रहा है पढ़ा लिखा है, तो इसे कहते हैं मोहो रेखा। मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। डिसकंटिन्यू मतलब अलग अलग कर देना, लाइन मतलब रेखा, डिसकंटिन्यूटी लाइन। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो बताइए क्रस्ट को अलग मेंटल से कौन करता है? मोहो। क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करेगा? मोहो। क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है मोहो। मेंटल को कोर से अलग करेगा, मेंटल को कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग। मेंटल को कोर से अलग करेगा गुटेनबर्ग। कौन अलग करेगा? गुटेनबर्ग। याद रखने का ट्रिक समझिए, याद रखने का ट्रिक है मग। ट्रिक क्या है बाबू? मग, मग, मग। देखिए म से मोह, ग से गुटेनबर्ग, म से मोह, ग से गुटेनबर्ग। ट्रिक क्या हो गया? मग। ट्रिक क्या हो गया? मग। बताया जाए अब ट्रिक क्या हो गया बाबू? मग हो गया। ध्यान से सुनिएगा अब लोग। क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है? तो मोहो रेखा। मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग। इसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि एडवर्ड स्वेज ने जिसे एसिडिक बोला था वो एसिडिक है कि नहीं, और मेंटल जो है वो किस अवस्था में। इसको उन्होंने जब ध्यान दिया तो देखा कि क्रस्ट जो है वो ठोस अवस्था में। क्रस्ट किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, बहुत ही सॉलिड है। इसलिए यहाँ चट्टान ज्यादा है, चट्टानों को हम लीथ कहते हैं, तो क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर भी के नाम, लिथोस्फीयर के नाम से जान सकते हैं। क्रस्ट जो है वो सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। क्रस्ट सॉलिड अवस्था में। और ये जो मेंटल है ना, सेमी लिक्विड है, पूरी तरह पानी नहीं है, सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड मतलब समझते हैं, जैसे आप खेखार होकर थूक देते होंगे तो वो सेमी लिक्विड में आता है, प्लास्टिक की तरह। अर्ध मतलब पूरी, अर्ध तरल, पूरी तरह से कंप्लीट तरल नहीं है। और ये जो है ना पूरी तरह से लिक्विड है, ये पूरी तरह से लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला पूछेगा, मेंटल वाला ज्यादा पूछता है। कहेगा कि बताइए मेंटल में पाए जाने वाले पदार्थ किस अवस्था में है? मेंटल में पाए जाने वाले पदार्थ किस अवस्था में है? जल्दी बताइए। मेंटल में पाए जाने वाले पदार्थ अर्ध तरल अवस्था में। किस अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में। तो आप लोग को इतना तो याद हो गया ना क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में अब ध्यान दीजिए। यहाँ पे सियाल क्या है? क्रस्ट। सियाल की तुलना क्रस्ट, सीमा की तुलना मेंटल। सियाल क्रस्ट, सीमा मेंटल। नीफे कोर, नीफे कोर, नीफे कोर, नीफे कोर। सियाल सियाल क्रस्ट, सियाल क्रस्ट, सियाल क्रस्ट। सीमा मेंटल, सीमा मेंटल, सीमा मेंटल। नीफे कोर। जो नीफे है वो क्या है? कोर का काम कर रहा है। यानी अब आप तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि कोर में किसकी अधिकता होती है? तो कोर में होती है निकेल और Fe मतलब लोहा की। कहेगा कि मेंटल में किस पदार्थ की अधिकता? तो सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की। क्रस्ट की किसकी अधिकता? सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की। तो ऐसा नहीं है कि एडवर्ड स्वेस का सिद्धांत पूरी तरह से नकार दिया गया। यही वजह है कि आज भी एडवर्ड स्वेस के सिद्धांत से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब चेक किया गया कि भाई और क्या चेक किया जाए, तो देखा गया क्रस्ट सबसे पतला भाग है। टोटल पृथ्वी का यह 1% भाग है, केवल 1% भाग है जिसमें हम मानव रहते हैं। पूरे पृथ्वी का 1% बाहर का भाग है मानव, उसमें से भी उस 1% का भी आधे से ज्यादा हिस्सा पानी है। ये मेंटल, ये सबसे बड़ा भाग है, 83% है। 83% मेंटल, पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मेंटल है। उसके बाद कोर आता है 13% के साथ साथ। कोर आता है 13%। हो गया आपका 13, 1, 14 और 83, 16%। 13% नहीं, 16% के साथ। कोर जो होता है वो 16% है। कोर जो है वो 16% है। अब ध्यान दीजिए, इसमें पूरी तरह से लिक्विड अवस्था में कौन है? कोर है। पूरी तरह से लिक्विड अवस्था में कोर। कोर पूरी तरह से लिक्विड अवस्था में, ठीक है। कोर पूरी तरह से लिक्विड अवस्था में। बाकी मेंटल अर्ध तरल है। मेंटल क्या है? अर्ध तरल है। और क्रस्ट क्या है? कठोर है, पूरी तरह से कठोर। सबसे कठोर भाग कौन है? सबसे कठोर भाग
क्रस्ट। अर्ध तरल भाग, अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड, अर्ध तरल मेंटल है, मेंटल है। पूरी तरह से कंप्लीट लिक्विड कौन सा है? कंप्लीट लिक्विड जो है, कंप्लीट लिक्विड आपका है, आपका कोर है, कोर। अब इसको मिटा दें। अब जब वैज्ञानिकों ने चेक किया कि भाई कौन एसिडिक है और कौन सा बेस है, क्या एडवर्ड स्वेट सही बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी ज्यादातर बातें एडवर्ड स्वेट की सही थी। जैसे पृथ्वी का घनत्व इन लोगों ने भी निकाला तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकला, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकला जब इन लोगों ने भी निकाला, तो एडवर्ड स्वेट का तो सिद्धांत सही था। बाद में जब इन्होंने चेक किया तो पता चला कि क्रस्ट का ऊपरी भाग तो एसिडिक है, ये बात सही है, लेकिन क्रस्ट का ही निचला भाग बेस है। हमें मेंटल में जाना ही नहीं पड़ेगा, हमें मेंटल में जाना ही नहीं पड़ेगा। वही गलती कर दिया था एडवर्ड स्वेट ने। ध्यान से समझिए, एडवर्ड स्वेट का कहना था कि पूरा बाहरी भाग यानी सियाल, जिसे आज हम क्रस्ट कहते हैं, उसने पूरे के एसिडिक किया था। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 कि उसने मेंटल को भी बेस बना दिया था। एक ही गलती से उसने 2 गलती कर दिया। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्रस्ट का ऊपरी भाग एसिडिक, क्रस्ट का निचला भाग बेस। अतः इनके बीच भी एक रेखा खींच दी गई है, ये रेखा। इस रेखा के ऊपर जो है वो एसिड है और इस रेखा के नीचे जो है वो बेस है। तो रेखा के एक और ऊपर एसिड, दूसरी ओर क्या है? बेस है। एसिड तथा बेस। आगे बढ़ जाए, एसिड तथा बेस, क्रस्ट और अब उसी तरह से मेंटल को 2 भाग में बांटा गया। मेंटल को भी कितने भाग में? 2 भाग में। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। कोर को भी 2 भाग में बांट दिया गया, ऊपरी कोर और निचली कोर। ये तो खैर छोटी छोटी बातें हो गई, ऊपरी कोर और निचली कोर, ये सब चीजें तो बहुत सतही बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं। ये बताइए पृथ्वी की कुल कितनी परतें? बड़ी परत की बात, क्रस्ट मेंटल कोर, बड़ी परतें क्रस्ट मेंटल कोर। जितनी भी बड़ी परतें देख रहे हैं वो सब क्या है? क्रस्ट मेंटल कोर। 3 परत है। बताइए क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करता है? मेंटल को कोर से कौन अलग करता है? क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला पृथ्वी के बाहरी भाग है क्रस्ट, उसको मेंटल से अलग करने वाला ट्रिक क्या बताया? मग, मोहो असंबद्धता रेखा, मोहो असंबद्धता रेखा, मोहो असंबद्धता रेखा। और मेंटल को कोर से अलग करेगा गुटेनबर्ग, मेंटल को करेगा गुटेनबर्ग। अब ये बताइए तो ससुरा को नया नौटंकी कर दिया। नया नौटंकी क्या किया? क्रस्ट मेंटल था, क्रस्ट थाई, ससुरा क्रस्ट को 2 भाग में बता दिया। मेंटल थाई एक 2 भाग में बढ़ दिया। कोर थाई इसको भी कितने भाग में कर दिया? 2 भागों में कर दिया। क्रस्ट मेंटल और कोर इस सबको 2 भाग में कर दिया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये ना पूछे कि बताओ बाबू क्रस्ट को कौन अलग करता है, मेंटल को कौन अलग करता है। वो कह दे कि मेंटल में से ऊपरी मेंटल को और क्रस्ट में से निचले क्रस्ट को कौन अलग करता है, क्रस्ट में से निचले क्रस्ट को कौन अलग करता है। तो वो ये तो हो जाएगा मुंह। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग करता है, मेंटल में से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन अलग करता है, तो इसका भी नाम है। इसको भी आपको एक ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक है आपका कर ले, ये उसका ट्रिक है। पहला हो गया क से, दूसरा हो गया र से, और यह तीसरा हो गया आपका ले से। क से हो जाएगा कोनोराड, कोनोराड असंबद्धता रेखा। क से हो जाएगा कोनोराड। र से रेपेटी, और यह लेहमैन असंबद्धता रेखा। अब आप बताइए, सेम को 2 भाग में बांटना होगा, अपर एंड लोअर। तो 3 ठो पार्ट है तो 3 ठो नाम बनेगा। तो एक ट्रिक में इसमें 3 नाम है, इसके ट्रिक में 2 नाम है। तो ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि 3 बड़े टुकड़े को काटना है। तो ये वाले का ट्रिक क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट और मेंटल को मोह, मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग, मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन अलग करेगा? गुटेनबर्ग। किसी को दिक्कत? ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट को कोनोराड, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल रेपेटी, ऊपरी कोर निचली कोर लेहमैन। ये जो है, आगे बढ़े, ये रेखा याद रखना है आपको।
एडवर्ड स्वेस के अनुसार से जो हमारी पृथ्वी का एक्चुअल क्या है, ये घनत्व वो पता चल गया। अब आप बताइए, ध्यान से देखिए, हम एक पृथ्वी बना रहे हैं, ये इस पृथ्वी के मेंटल कितने भाग, क्रस्ट कितनी भाग में, 1% पे, ये 1% हो गया इस पूरे मैप का। अभी सोचिए इसी पे पूरी दुनिया, सोचा 1% ना है, तो ये हम मान के चलते हैं ये क्रस्ट है, और उसके बाद मेंटल है, यहां तक मान लीजिए मेंटल है, और मेंटल ये पूरा भाग मेंटल का है, अर्ध तरल अवस्था में है। और ये वाला जो भाग है ये कोर है। तो 16% में क्या है, कोर, और बाकी के 83% में क्या है इसका, मेंटल। 83% में मेंटल, और 1% में है क्रस्ट। 1% में ये रहा क्रस्ट, इसी पर हम लोग रहते हैं। इस क्रस्ट पर भारत देश में रहते हैं, इस क्रस्ट पर भारत देश में रहते हैं। तो सोचिए कितना जो छोटा भाग है यहाँ, कंप्लीट पृथ्वी का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटा भाग है, जो क्रस्ट जिस पे हम बाहर रहते हैं। क्रस्ट पे ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर रहते हैं। क्रस्ट पर चट्टानों की अधिकता है, जिस कारण चट्टानों को हम लीथ कहते हैं, तो लिथोस्फीयर हो जाता है। चट्टानों को लीथ कहते हैं तो उससे क्या बन जाता है, लिथोस्फीयर बन जाता है। ये समझ में आ गया। पृथ्वी का घनत्व तो एडवर्ड स्वेस ने जो निकाला था वही सही था, मतलब बाकी लोगों ने जो निकाला ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन एडवर्ड स्वेस का उतने पहले दिया गया सिद्धांत क्या था, सही था। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत बताइए। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। एडवर्ड स्वेस के हिसाब से पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या होगा। एडवर्ड स्वेस, ध्यान से समझिएगा, हम ये नहीं करेंगे, हम एडवर्ड स्वेस के हिसाब से क्या होगा। एडवर्ड स्वेस के हिसाब से सबसे बाहरी परत का नाम सियाल, जबकि उसी को मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से सबसे बाहरी परत को क्रस्ट। हालांकि क्रस्ट जो है वो ज्यादा सूटेबल शब्द है, क्रस्ट जो है ना वो ज्यादा सूटेबल शब्द। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्रस्ट है जो ज्यादा सूटेबल। बताइए पृथ्वी का तीनों भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी के तीनों भाग में सबसे बड़ा भाग कौन सा है। क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे बड़ा भाग, हाँ मेंटल है 83% के बाद, उसके बाद कोर है 16% के साथ, उसके बाद से ये आपका मेंट, ये तो ससुरा क्रस्ट तो 1% है ये यहाँ पर। ये बताइए अब पृथ्वी का एडवर्ड स्वेस ने किस भाग को अम्लीय बताया था। कंप्लीट सियाल को उसने अम्लीय बता दिया था। इसके हिसाब से अगर चलते तो कंप्लीट क्रस्ट हमारा अम्लीय हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियल ये दिखेगा कि कंप्लीट क्रस्ट हम लोग का नहीं है। क्रस्ट का ऊपरी भाग हम लोग, मतलब जिस पे हम लोग रहते हैं वो अम्लीय है, और निचला भाग क्षारीय है। बताइए रेखा याद रहेगा ना, बड़ा बड़ा जो है, बड़ा बड़ा भाग, यानी ये वाला पूरा भाग क्रस्ट को, ये वाला पूरा भाग मेंटल से अलग करता है मोहो, और मेंटल को कोर से अलग करेगा गुटेनबर्ग। कौन करेगा, गुटेनबर्ग। अभी देखिए दोनों बड़े बड़े हैं, सब जाइंट है, से इतने बड़े ये परतों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, छोटी छोटी परत हो गई, ये तो छोटी हो गई ना, क्रस्ट को ही 2 भाग में बांट दिया, मेंटल को ही 2 भाग में बांट दिया, कोर को ही 2 भाग में बांट दिया। तो क्रस्ट को 2 भाग में बांटने वाली रेखा का नाम कोनोराड असंबद्धता रेखा। आप कोनोराड रेखा भी याद रखेंगे तो चलेगा। कोनोराड असंबद्धता रेखा, कौन सी रेखा, कोनोराड असंबद्धता रेखा। उसी तरह से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को लेकर रखेंगे, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को। जब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अगर हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो उस रेखा का नाम क्या है, रेपेटी। रेपेटी कोर को अलग करने वाला, ऊपरी कोर और निचली कोर को, गुटेनबर्ग। ट्रिक क्या, इसका कर ले, 3 लेटर है इसलिए 3 कर ले। इसका नाम है मग। मग समझते हैं, जिसमें पानी पिया जाता है। स्टील का रहेगा तो मग बोलते हैं, ऐसे प्लास्टिक का रहता है जग बोलते हैं उसे, वो पानी उनी पीने के काम में, नहाने वहाने के काम में आता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में हल्का फुल्का आइडिया आप लोग को ध्यान से समझ में आ गया।
बताइए पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर में कितना कमी आता है? गलत जवाब। कमी नहीं आएगा, वृद्धि होगा। कितने डिग्री सेल्सियस का? 1 डिग्री सेल्सियस का। यही वजह है कि पृथ्वी के नीचे कोई चीज जाता है तो गर्म होने के बाद उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। पेट्रोलियम भी पृथ्वी के नीचे ही बनते हैं। ये सारी चीजें पृथ्वी की कहाँ बनती हैं? नीचे बनती हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व तो दोनों वैज्ञानिकों ने सेम निकाला था। हालांकि ये आधुनिक विचारधारा वालों का ये मतलब कॉन्सेप्ट है तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन इन दोनों से ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ये देखिए ध्यान से, जो हम लोग रहते हैं वो क्रस्ट पे रहते हैं, और इस क्रस्ट पे की अभी समस्या समझिए भैया, इसका भी अपनी समस्या है। पहले इसको देखिए, क्रस्ट पे रहेंगे हम लोग। ये रहा क्रस्ट, पूरी पृथ्वी इसी क्रस्ट पर चल रही है। अब अगर सी लेवल बढ़ेगा तो यहां पे तो इसी के ऊपर समुंदर है। जो समुंदर है वो कहां से? मेंटल पे थोड़ी है, वो इसी क्रस्ट पे है, कहीं समुंदर है। ये कहो यूरोप जाइएगा तो ऐसे ऐसे समुंदर पड़ेगा कि सोच रहा अंत नहीं समझ में आएगा यहाँ पर। तो पृथ्वी का जो बाहरी परत क्रस्ट है उसमें भी ससुरा पूरी तरह से पृथ्वी के केवल जमीन नहीं है, बल्कि कई कई जगहों पर क्या है? समुद्र है। कई कई जगहों पे समुद्र है, कई कई जगह पे मतलब एक द्वीप है, लेकिन आगे कई द्वीप आपस में मिलते हैं। जैसे हम आपको नक्शा के क्लास में पढ़ाए थे, 2 द्वीप आपस में मिल रहे थे। तो ये पृथ्वी का जो बाहरी संरचना है ये पूरी तरह से, जैसे अभी जो वर्तमान समय में आधुनिक वैज्ञानिकों ने बनाया, ये उस मॉडल पर आधारित है। और ये किस मॉडल पर आधारित है? एडवर्ड स्वेल। तो एडवर्ड स्वेल जो था ना, इसको थोड़ा बहुत असफलता लगा यहाँ पर। उसके बाद जो था आधुनिक वैज्ञानिक आए, तो आधुनिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कई तरह के आधुनिक वैज्ञानिक आए, तो उन लोगों ने कई भाग को बांटा। ऐसा नहीं है कि ये लोग को मतलब शुरुआती में ये लोग नहीं लात खाए लोग। पहले तो इन लोगों को भी लगा कि भाई हम लोग को 3 भाग में बांट देंगे, स्वेस का पूरा कॉपी कर देंगे तो हो जाएंगे। बट इन लोगों को भी नहीं लगा। इनको लगा कि सियाल, सीमा, नीफे, क्रस्ट, मेंटल, कोर कर देंगे तो इतने से काम चल जाएगा। लेकिन गड़बड़ कब हुआ? जब पता चला कि इन लोग ने अम्लीयता वाले में गए, अम्लीयता में चेक करने गए, तो अम्लीयता से ऊपरे वाले भाग में मिला और नीचे वाले भाग में अम्लीयता उतना अच्छा से नहीं मिल पाया था। तो 2 अलग अलग चीजों में इन लोगों ने यहां पे फिर इनको बाद में डिसाइड करना पड़ा। तो जो आधुनिक विचारधारा है, तो आधुनिक विचारधारा वाले भी ना एक बार में नहीं बांट पाए थे। शुरुआत में ये लोग को भी लाते खाए थे लोग। इन लोग को भी लगा था क्या चाहिए कि मोहो बांट देते हैं, यहां से मोहो क्रस्ट और मेंटल को, और मेंटल और कोर को क्या करेंगे? गुटेनबर्ग से बांट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो स्वेस का सिद्धांत आज भी लागू है। अगर आपसे ये कहने को आ जाए कि स्वेस का सिद्धांत क्या गलत है पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं है कि स्वेस जो है वो पूरी तरह से गलत है। स्वेस है, सही है, बट कुछ चीजों तक में वो गड़बड़ कर दिए, जैसे ये एसिड में और ये आपके बेस में गलत कर दिए थे। पृथ्वी के जो 5.5 घनत्व है, स्वेस ने इसको एक्यूरेट निकाला था। इसने घनत्व निकाला था इसका 2.5, इसका 3.5, इसका 9 के आसपास निकाला था। 2.5, 3.5 और 9 के आसपास। बताइए पृथ्वी के तीनों परतों में, पृथ्वी के तीनों परतों में, ये जो तीनों परत है पृथ्वी के, इन तीनों परतों में इसका 2.5, इसका 3.5, इसका 9, यानी लगभग इसको 9 से ज्यादा रखा गया था। तो सबसे ज्यादा घनत्व जो था वो नीफे का था। सबसे ज्यादा घनत्व जो था किसका था? नीफे का था। नीफे। सर्वाधिक घनत्व किसका था? नीफे का। याद रहेगा, एक बार में नहीं हो गया था भाई, वो लात खाना जरूरी होता है लाइफ में। सबसे अच्छा एक और चीज, एडवर्ड स्वेस ने जब ये सिद्धांत दिया तो ये नहीं बताया कि सबसे छोटा भाग ये है, सबसे छोटा भाग ये है, उसने भी ये नहीं बताया था। आगे बढ़े, इसका टेस्ट ले लेंगे। एडवर्ड स्वेस का मतलब इतना छोटा में टेस्ट कैसे लेंगे? कम से कम इसमें चट्टान वगैरह तो हो जाना चाहिए। मेंटल कितना परसेंट है? 83%। अब क्वेश्चन बताइए फटाफट। इसके आगे वाला टॉपिक बहुत लंबा है बाबू, अभी बता देते हैं। यह है पृथ्वी का परत। हम पृथ्वी के परत को ऐसे ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मतलब समझ रहे हैं कि पूरा गोल पृथ्वी ऐसे लेंगे। चलिए गोले ले लेते हैं। ये हो गया इसका सेंटर पार्ट, ये गोल ले लेते हैं। पूरा गोल बना कि नहीं?
ये वाला भाग हम बता रहे हैं, तो ये वाला क्या है, कोर, क्रस्ट है। तो चलिए पूरे क्रस्ट को बना देते हैं। ये पूरा भाग क्रस्ट हो गया, ये पूरा भाग मेंटल हो गया, और ये पूरा भाग कोर हो गया, कोर हो गया। बताया जाए फटाफट आप लोग से, क्वेश्चन पूछे, बताइए बाबू। कोर कितना परसेंट है, टोटल कोर कितना परसेंट है, टोटल पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट है कोर? कोर है आपका 13%। कितना परसेंट है? देखिए 1% तो ये आ गया, 83%, 1% ये हो गया। ले इसमें तो 4 भाग दिखने लगा जी, इसमें 4 भाग बन गया है। एक सेकंड रुकिए, फिगर गड़बड़ बन गया लग रहा है। 4 भाग बन गया, बड़े मार्कर से बना देते हैं। ये सबसे बाहरी भाग हो गया, ये तो अपने आप में एक भाग है, क्रस्ट है, इसी को हम डार्क कर देते हैं। देखिए ये सबसे बाहरी भाग हो गया ना, ये क्रस्ट हो गया। 1% भाग है क्रस्ट का, 83% भाग कौन सा है? 83% भाग मेंटल है। अब बचा हुआ भाग कोर है, 16% चल जाएगा, 13 नहीं। ये हो गया क्रस्ट। अब इसके बाद क्या होंगे? मेंटल। ये भाग हो गया मेंटल। ये मेंटल वाला पार्ट है। रेड कलर वाला टोटल क्या हो गया? मेंटल। सबसे बड़ा भाग पृथ्वी का कौन सा है? मेंटल है, सबसे बड़ा भाग मेंटल है। भूकंप कहां से आते हैं? मेंटल से ही आते हैं। ज्वालामुखी कहां से आते हैं? मेंटल से आते हैं। मैग्मा कहां से आता है? मेंटल से आता है। ये सारी चीजें, सबसे ज्यादा क्रियाकलाप कहां से होता है? मेंटल से ही होता है। ये मेंटल। अब बीच वाला क्या हो गया? कोर हो गया। ये बीच वाला कोर, बीच वाला भाग कोर हो गया। बीच वाला भाग कोर हो गया। सबसे बड़ा, अब बताइए, सबसे गर्म भाग कोर, सबसे ज्यादा घनत्व कोर, सबसे ज्यादा लोहा कोर, गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कोर। अब मेंटल पे आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप कहां से आते हैं? मेंटल से। ज्वालामुखी मेंटल से, मैग्मा मेंटल से, अर्ध तरल अवस्था मेंटल। हम किस पे रहते हैं? क्रस्ट पर। सबसे छोटा भाग क्रस्ट। क्रस्ट सबसे बड़ा भाग नहीं है, सबसे छोटा भाग कौन सा है? क्रस्ट है। सबसे छोटा भाग क्रस्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है आपका क्रस्ट। सबसे छोटा भाग क्रस्ट है, याद रहेगा। आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन बताइए, धात्विक मंडल किसे कहेंगे? जहां धातु ज्यादा है, धात्विक मंडल कोर को कहते हैं, क्योंकि निकल और लोहा की अधिकता है। धात्विक मंडल किसे कहेंगे? कोर को। धात्विक मंडल कोर। दूसरा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय मंडल, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, किसके पास? कोर के पास। तो गुरुत्वीय मंडल भी कोर को कहेंगे। तो ये सारी चीजें किसका नाम है? कोर का ही नाम है। किसका नाम है? कोर का। और हम लोग किस पे रहते हैं? क्रस्ट पर। किस पे रहेंगे? क्रस्ट पर। लिथोस्फीयर किसे कहेंगे? क्रस्ट को। लिथोस्फीयर क्रस्ट को। ऊपरी क्रस्ट किस अवस्था में? अम्लीय अवस्था में। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय अवस्था में, निचली क्रस्ट क्षारीय अवस्था में। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय अवस्था में, निचली क्रस्ट क्षारीय अवस्था में। बताइए ऊपरी क्रस्ट, इसको अलग करने वाली रेखा बताइए। बताइए ये रेखा का नाम क्या होगा? क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है ये वाली रेखा, क्रस्ट और मेंटल को अलग करेगी। ट्रिक बताए थे मग, ट्रिक बताए थे मग। बताइए इन दोनों को अलग कौन करेगा? मोह रेखा। और ये देती है मेंटल और कोर को कौन अलग करेगा? गुटेनबर्ग। मेंटल और कोर को अलग करने वाली रेखा का नाम गुटेनबर्ग। याद रहेगा। अलग अलग रेखा है, सब अलग अलग का काम है। यहां पर पृथ्वी का सब तीनों परतों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? कोर का है। पृथ्वी के घनत्व में सबसे ज्यादा भारी पदार्थ, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, ये सब भारी पदार्थ कहां ज्यादा अधिकता है इनकी? अरे बाबू कोर में। बार बार हम मेंटल बोल दे रहे हैं, तो ध्यान देना थोड़ा सा। हम बोल देते हैं कभी कभी आगे का पीछे। मेंटल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एडवर्ड, पृथ्वी के अंदर अगर हम गहराई पर जाए तो प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलती है।
पृथ्वी का औसत घनत्व तो निकाला गया है। अलग अलग परतों के घनत्व तो अलग अलग होते हैं। सबसे कम घनत्व तो इसका था 2.5 3.5, और इसके तो पूरा लिक्विड था 9 से 11 के बीच में इसका घनत्व रहता है कोर का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप इसको यहीं रहने देते हैं। अब आगे के क्लास में हम आपको चट्टानों के बारे में पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद जो इसमें बचा है उसको और भी बताएंगे आगे। ठीक है।